हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 20 मई 2020 और आज 20 मई 2020 के इस करंट अफेयर सेशन में आप लोगों का बहुत वेलकम है। दोस्तों, मेरी आप लोगों से बहुत दिल के साथ और बहुत विनम्र निवेदन है, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दो फ्रेंड्स अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, चाहे आप बिज़ी हों या फ्री हों, सारे लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। प्लीज़ सारे लोग कंप्लीट एंड तक वीडियो को वॉच करें और वॉच करते करते ज़रूर आप ध्यान से वीडियो को सुने। लेकिन अगर आप ध्यान से ना भी सुन पाएँ तो अभी आप वीडियो को ज़रूर वॉच करें और अब फिर दोबारा वॉच कर लें। अगर ध्यान से ना सुन पाए हों तो दोबारा वॉच कर लें, लेकिन वीडियो को कंप्लीट वॉच करें जिससे कि जो कंटेंट बनाया जा रहा है आप तक वो आपको पहुँचे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर वॉच करते करते लाइक ज़रूर करें और वॉच करने के बाद आप जो है शेयर करें। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है ये चीज़ के लिए कि आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और बिज़ी हो या फ्री, लेकिन कंप्लीट वॉच करते करते आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और वॉच करने के बाद आप शेयर करें, ठीक है। जहाँ भी आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी हो वहाँ शेयर कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिज़ी हैं और आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपने वीडियो को स्किप कर दिया। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लीजिए, लेकिन ज़रूर देखिए। और प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को क्यूसीएल से बेनिफिट हो, निश्चित ही लाभ हो, और इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन टू द टाइम मिल जाए। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्यूसीएल एंड हिट द बेल आइकन। यू विल गेट एवरी नोटिफिकेशन टू द टाइम आफ्टर अपलोड द वीडियो. And please listen with carefully, watch till to end every current affair video, every computer video, because these are precious for all of you. If you like this video, then press like button, and after watching please you have to share where you are, like WhatsApp, Facebook, Insta and Telegram, etc. So we are going to start today's session 20th May 2020. Okay. दोस्तों, ये है 20 मई 2000 मई का करंट अफेयर का बहुत इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अभी कितने गायकों ने जैतु जैतु भारतम नाम का एक गीत लॉन्च किया है। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर अभी जैतु जैतु भारतम नाम यानी जैतु जैतु भारतम एक गीत बनाया है। हाल ही में कितने गायकों ने मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जैतु जैतु भारतम नाम का या जैतु जैतु भारतम गीत बनाया है। तो ये 211 सिंगर्स ने मिलकर 211 सिंगर्स ने मिलकर एक गीत बनाया है। क्या नाम है इसका? जैतु जैतु भारतम। क्या नाम है? जैतु जैतु भारतम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड न्यूज़ है। जैतु जैतु भारतम 211 सिंगर्स ने मिलकर बनाया है और ये भारत के लोकल प्रोडक्शन को वैल्यू देने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं जैसे कि आशा भोसले, सोनू निगम और सबसे इम्पॉर्टेंट लता मंगेशकर जी, है ना। और जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं तमाम सिंगर्स शामिल हैं। एक 211 सिंगर्स ने मिलकर 211 सिंगर्स ने मिलकर ये एक गीत तैयार किया है। कौन सा गीत तैयार किया है? जैतु जैतु भारतम, जैतु जैतु भारतम।
और ये क्यों, इसका मकसद बताया कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। आपको पता होगा कुछ दिन पहले पीएम मोदी जी का एक अभी लॉकडाउन 4 आया था 4.0, तो उनका भाषण आया था और लेक्चर आपने सुना होगा कि अपने लोकल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिए ताकि लोकल प्रोडक्शन को वैल्यू मिले, लोकल उत्पाद यानी लोकल उत्पादन को महत्व मिले, और जिससे कि देश प्रोग्रेस करेगा और आसपास के लोगों की भी तरक्की होगी। तो इससे क्या होगा, भारत सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा यानी आत्मनिर्भर बनेगा। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन सिंगर्स ने कितने, याद रखना है आपको, 211 सिंगर्स ने जैतु जैतु भारतम नाम का एक गीत तैयार किया है अपने देश भारत के लिए, याद रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी रत्नाकर गिरी का निधन हो गया, ये कौन थे? हाल ही में अभी रत्नाकर गिरी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो रत्नाकर गिरी, इनका निधन हो गया। ये एक नाटककार भी थे और एक प्रतिष्ठित सिंगर यानी सिंगर नहीं, राइटर, माफ़ कीजिए, एक प्रतिष्ठित यानी रेपुटेड राइटर और एक नाटककार, दोनों थे ये मराठी भाषा के। रत्नाकर गिरी, क्या नाम था? रत्नाकर गिरी महाराष्ट्र के फेमस और रेपुटेड यानी प्रतिष्ठित नाटककार और राइटर, ये मराठी भाषा के राइटर और नाटककार दोनों थे। ठीक है, इनकी अभी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईपीएम विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? हाल ही में ईपीएम विद्या कार्यक्रम के लिए कितनी, या कार्यक्रम या योजना कहिए, ईपीएम विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? तो ईपीएम विद्या कार्यक्रम या ईपीएम विद्या योजना, कुछ भी कह सकते हैं, इसके लिए टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है। प्रतिष्ठित यानी ये बोलेंगे शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। क्या? शीर्ष यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को चुना गया है ईपीएम विद्या कार्यक्रम के लिए। ईपीएम विद्या कार्यक्रम के लिए अब ये है क्या? ये फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए, 1 से 12 क्लास यानी कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए हर क्लास के लिए एक अलग अलग चैनल तैयार किया जाएगा। ये चैनल्स टीवी पे प्रसारित किए जाएंगे। इनको डीटीएच के थ्रू तैयार किया जाएगा। क्या? डीटीएच के थ्रू तैयार किया जाएगा। डायरेक्ट टू होम डीटीएच तैयार करेगा और टीवी पे इनको दिखाया जाएगा। हर एक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अलग अलग चैनल होगा ये, ठीक है, हर क्लास के लिए सेपरेट चैनल, ताकि बच्चों को कोविड-19 के कारण लॉस ना हो और वो पढ़ सकें। इसी के लिए ईपीएम विद्या कार्यक्रम है। इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ को चुना गया है? 100 यूनिवर्सिटीज़ को। तो 100 यूनिवर्सिटीज़ को चुना गया, ये बात तो सही है, लेकिन ये है क्या, ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। डीटीएच के थ्रू तैयार किए जाने वाले चैनल्स जो कक्षा 1 यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक स्टैंडर्ड या फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग चैनल बनाए जाएंगे जो टीवी पर प्रसारित होंगे, जो बच्चों को पढ़ाई में सहायता देंगे। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने अभी किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफ़ा दिया है? हाल ही में अभी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफ़ा दिया है? तो सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से। सॉफ्ट बैंक, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर है। जापान के टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी सॉफ्ट बैंक के बोर्ड में थे, सॉफ्ट बैंक के बोर्ड में शामिल थे, बोर्ड पैनल में शामिल थे अलीबाबा के फाउंडर जैक मा, है ना। सॉफ्ट बैंक के बोर्ड पैनल में शामिल थे कौन? जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर। और इन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया है, रिज़ाइन कर दिया है दोस्तों, रिज़ाइन कर दिया है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी
किसने बॉल पर थूक या पसीना लगाने को पूर्णतः बैन कर दिया है? हाल ही में किसने गेंद पर खिलाड़ियों का थूक लगाने या पसीना लगाने पर पूरी तरह बैन कर दिया है? हाल ही में किसने बॉल पर पसीना या थूक लगाने को पूरी तरह से बैन कर दिया है? तो अभी आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों के गेंद पर पसीना लगाने को बैन कर दिया है। बॉल पर प्लेयर्स को देखा होगा आपने, टी शर्ट से साफ़ करते थे, रुमाल से साफ़ करते थे, फिर उसके ऊपर उसका ग्रिप बनाने के लिए अपना थूक लगाते थे और या फिर पसीना लगाते थे, जिससे कि जब वो बॉल पड़े तो उसका ग्रिप बहुत अच्छा बैठे। तो इस चीज़ से कोरोना वायरस फैलने का ख़तरा ज़्यादा था। इसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैन किया था। अभी आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बैन कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पूरी तरह बैन कर दिया है कि कोई खिलाड़ी, कोई प्लेयर बॉल पर पसीना या थूक नहीं लगाएगा। बॉल के ग्रिप बनाने के लिए पसीना या थूक का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इससे कोविड-19 फैलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी प्लेयर के बॉल पर पसीना या थूक लगाने पर बैन लगा दिया है आईसीसी ने। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप? तो आईसीसी ने अभी इसको बैन किया है। पहले किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो हेडक्वार्टर है दुबई में। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, 1909 में। शशांक मनोहर चेयरपर्सन। और मन्नू भंडारी कौन थे? मन्नू भंडारी कौन है? तो हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी। कौन है प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी? चलिए आगे चलते हैं। ज़रा इनका नाम ठीक कर लीजिए, जो अभी क्वेश्चन लिया है मैंने। इनका नाम है रत्नाकर मतकरी। क्या नाम है? रत्नाकर गिरी बोल दिया ध्यान से। वो एक रत्नाकर गिरी और एक मतलब मामला है, तो वो अलग चीज़ है। तो रत्नाकर मतकरी, ठीक है, रत्नाकर मतकरी मराठी भाषा के फेमस नहीं, बल्कि क्या कहेंगे, रेपुटेड राइटर और नाटक, यानी ये प्रतिष्ठित लेखक और नाटककार दोनों हैं। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, प्रतिष्ठित लेखक और नाटककार मराठी भाषा के। पर इनका नाम सही कर लीजिएगा, रत्नाकर मतकरी, गिरी नहीं, मतकरी, रत्नाकर मतकरी। खैर, क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने पब्लिक हेल्थ स्कूल शुरू करने की घोषणा कर दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पब्लिक हेल्थ स्कूल शुरू करने की घोषणा कर दी है? तो अभी दिल्ली राज्य सरकार ने, अब इतना ही याद रखिए, दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा कर दी है पब्लिक हेल्थ स्कूल। अब दिल्ली गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे खोला जाएगा। दिल्ली राज्य सरकार की ये घोषणा है कि पब्लिक हेल्थ स्कूल खोला जाएगा। कौन सा स्कूल बनाया जाएगा? पब्लिक हेल्थ स्कूल। अब इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी सबके स्वास्थ्य पर शोध प्रयास, यानी जो रिसर्च होती है, जो उसके लिए एफर्ट्स लगाए जाते हैं, तो वो सबको आगे बढ़ाया जाए, लोगों की सेहत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। आम ज़बान में कहूँ तो पब्लिक हेल्थ के लिए मतलब जो रिसर्च और जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं, जो भी कोई रिसर्च होनी है इम्पॉर्टेंट, वो रिसर्च करने के लिए, अपने एफर्ट्स लगाने के लिए, लोगों को हेल्थ कॉन्शियस बनाने के लिए, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए पब्लिक हेल्थ स्कूल दिल्ली राज्य सरकार की घोषणा पर अब दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। ठीक है? क्या? दिल्ली स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। पूरा नाम क्या? दिल्ली स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली पहली खेल स्पर्धा कौन बन गई है? कोविड-19 के बाद अब शुरू होने वाली पहली खेल स्पर्धा कौन सी बन गई है?
हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली पहली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली पहली, क्योंकि कोविड-19 के बाद पहली शुरू हो रही है, कोविड-19 के बाद पहली शुरू होने वाली खेल स्पर्धा कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है कौन सी? बुंदेशलीगा फुटबॉल लीग। बुंदेशलीगा फुटबॉल लीग, बुंदेशलीगा फुटबॉल लीग ये है क्या? तो ये जर्मनी की रेपुटेड और बहुत फेमस फुटबॉल लीग है, यानी जर्मनी की ये बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है। कौन सी? बुंदेशलीगा फुटबॉल लीग। बुंदेशलीगा फुटबॉल लीग जर्मनी की बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्रतिष्ठित वहाँ की ये फुटबॉल लीग है। कौन सी? बुंदेशलीगा फुटबॉल लीग। और ये अभी कोविड-19 के बाद पहली शुरू होने वाली खेल स्पर्धा बन गई है, जो अब कोविड-19 के बाद शुरू हो रही है। दुनिया की ये पहली ऐसी खेल स्पर्धा बन गई जो अब कोविड-19 के बाद शुरू हो रही है। कौन सी? बुंदेशलीगा फुटबॉल लीग। ये किसकी है? जर्मनी की फुटबॉल लीग है, याद रखिएगा वहाँ की। और बुंदेशलीगा का मतलब क्या होता है? संघीय, यानी फेडरल फुटबॉल लीग। फेडरल फुटबॉल लीग यानी बुंदेशलीगा का मतलब वहाँ पे होता है संघीय फुटबॉल लीग, यानी फेडरल फुटबॉल लीग। और ये बहुत ही प्रतिष्ठित उनकी जर्मन्स की फुटबॉल लीग है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो जी ऐसी बात है, मगर इसको बिना किसी दर्शक के शुरू किया जा रहा है। यहाँ पे इनके यहाँ कोई दर्शक नहीं होंगे और ये प्लेयर्स के थ्रू शुरू तो करवा दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए ये बुंदेशलीगा फुटबॉल लीग जर्मनी की शुरू तो हो रही है कोरोना वायरस के बाद। दुनिया की पहली खेल स्पर्धा बन रही है ये कोरोना वायरस के बाद शुरू होने वाली, लेकिन ये बिना किसी दर्शक यानी बिना किसी ऑडियंस के ये जो है आयोजित होगी। बिना किसी ऑडियंस के ही ये मतलब खेली जा रही है, इसमें कोई दर्शक नहीं होंगे। ठीक है, दर्शकों के बिना। ओके जी। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के छात्रों के एग्ज़ाम्स को या परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10th क्लास के एग्ज़ाम्स को रद्द करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 की परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। मध्य प्रदेश ने, इससे पहले छत्तीसगढ़ का बताया था, आपको याद होगा, है ना। अभी ये एमपी की घोषणा है। तो एमपी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो 10th के प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे उन्हीं पर मार्किंग की जाएगी। और सेम यही चीज़ हुई थी 10th और 12th के लिए छत्तीसगढ़ की तरफ से, आपको बताया था, क्वेश्चन लिया था। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कहा है कि जो 10वीं क्लास के बच्चों के जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे उन्हीं पर मार्किंग की जाएगी और बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया गया है, ऐसी घोषणा की है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स जो बोर्ड के होने थे उनको रद्द कर दिया गया है, यानी उनको जो है अब नहीं होंगे वो 10th के एग्ज़ाम्स। ऐसी ये जो अनाउंसमेंट है एमपी स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, कि अब 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जो हुए थे उन्हीं पर मार्किंग होगी, बोर्ड के एग्ज़ाम्स अब नहीं होंगे। ये क्लैरिफिकेशन है, ये डिक्लेरेशन है एमपी गवर्नमेंट का। ठीक है, ऐसी घोषणा है उनकी। तो एमपी स्टेट गवर्नमेंट की ये घोषणा है। तो एमपी में कल ही बताया था आपको कि चरण पादुका पहल, लोगों को, पैदल चलने वाले जो मज़दूर महिलाएं, बच्चे हैं, उनको चप्पल प्रदान करने के लिए चरण पादुका पहल आई थी। आपको बहुत बार बताया जीवन शक्ति महिलाओं के लिए मास्क के तहत, मास्क वाली जो योजना थी जो 11 रुपये प्रति मास्क से बेचेंगी। जीवन अमृत त्रिकूट चूर्ण जो आयुष मंत्रालय के माध्यम से लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो बेचे जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करवाए जाएंगे, सॉरी। तो मतलब 50-50 ग्राम के जो चूर्ण है त्रिकूट चूर्ण, वो डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा लोगों की इम्यूनिटी पावर के लिए। ये दो जीवन शक्ति, जीवन अमृत हो गई। इसके अलावा पुनः शुरू हुई है मुख्यमंत्री
जन कल्याण संबल योजना दोबारा से शिवराज सिंह चौहान सीएम है एमपी के, इन्होंने शुरू कर दी। अच्छा, इसके अलावा बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना शुरू हुई है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपको बताया था। टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट्स के लिए, ये भी आपको बताया था। स्टूडेंट्स के लिए रेडियो स्कूल, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, एमपी में मिर्च महोत्सव आयोजित हुआ था, एमपी में ही जो है तानसेन महोत्सव आयोजित हुआ था, ये सब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, याद आ रहा है आपको कुछ? तो ये सारी योजनाएं एमपी की हैं। एमपी महाराष्ट्र में जो फैला हुआ है एक नेशनल पार्क कौन सा है? पेंच और संजय नाम का एक नेशनल पार्क है एमपी में, और संजय गांधी है महाराष्ट्र में। बाकी और एमपी की कौन कौन से नेशनल पार्क है? माधवगढ़, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, कान्हा, सतपुड़ा, संजय, ये नेशनल पार्क हैं, ये एमपी के हैं, याद रखिएगा। भोपाल कैपिटल है, शिवराज सिंह चौहान सीएम है और लालजी टंडन है कौन? गवर्नर यानी राज्यपाल। तो आपको इतना याद रखना है। जो क्वेश्चन अभी हमने लिया था उसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि एफआईआर आपके द्वार, ये भी एमपी स्टेट गवर्नमेंट की एक जो है उनकी तरफ से एक पहल शुरू हुई थी, मतलब एक योजना शुरू हुई थी एफआईआर आपके द्वार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन, ये करने वाला भी जो मतलब जो मिड डे मील मिलता है उस राशन का उस मिड डे मील तो बच्चों को मिलता था, अब उस मिड डे मील राशन का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला कौन सा राज्य बना था? वो भी एमपी बना था। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। अच्छा, अब क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश गोयल बने हैं नए महानिदेशक, यानी न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। कौन? ये हैं ये हैं राजेश गोयल। कौन है? राजेश गोयल कौन बन गए हैं? न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के राजेश गोयल नए महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हाल ही में 73वें सत्र में WHO के 73वें सत्र में भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया है? हाल ही में WHO के 73वें सत्र में अपने देश भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो WHO के 73rd यानी 73वें सत्र में अपने देश भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है अपने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने, यानी भारत के प्रेजेंट टाइम पर स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने ही अभी WHO के 73वें सत्र में अपने भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया है, अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। WHO की बात है जी, 7 अप्रैल 1948 7 अप्रैल ऑफ 1948 में स्थापना हुई, और आपको बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसके टेड्रोस अधानो गिवेनियस ये इसके चीफ हैं, और आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस परजीव कवक की प्रजाति का नाम ट्विटर के नाम पे रखा गया है? किस परजीव कवक की प्रजाति का नाम ट्विटर के नाम पे रखा गया है? तो किस परजीव कवक की प्रजाति का नाम ट्विटर के नाम पे रखा गया है? ठीक है, तो ये एक नाम रखा गया है, ये नाम बताती हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो नाम सुनिए, ट्रोग्रोमाइसिस ट्विटेरी। ये एक कवक जीव की प्रजाति का नाम रखा गया है। क्या? परजीव कवक की ये
एक प्रजीव है, उसकी प्रजीव कवक की प्रजाति का नाम रखा गया है ट्रोग्रोमाइसिस ट्विटेरी। ट्रोग्रोमाइसिस ट्विटेरी, ट्रोग्रोमाइसिस ट्विटेरी, क्या नाम है? ट्रोग्रोमाइसिस ट्विटेरी। ये एक प्रजीव कवक की प्रजाति का नाम रखा गया है ट्विटर के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया है? ट्विटर के नाम पर। क्या रखा गया है? ट्रोग्रोमाइसिस ट्विटेरी। किसके नाम पर? ट्विटर के नाम पर। किसका? एक प्रजीव कवक प्रजाति का क्या नाम है? ट्रोग्रोमाइसिस ट्विटेरी। अब ट्विटर की स्थापना 2006 में और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। जैक डॉसी ये इसके सीईओ हैं। एंड इसके सीईओ कौन है ट्विटर के? जैक डॉसी। और वर्क फ्रॉम होम, ऐसे एम्प्लॉयज़ को इसने ऑप्शन दिया है ट्विटर ने वर्क फ्रॉम होम का हमेशा के लिए, जिनका काम लैपटॉप से और बिना ऑफिस आए चल सकता है, तो वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, यानी घर से ही काम कर सकते हैं। याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। हाल ही में पॉप वॉटसन का निधन हो गया है। ये किस खेल के प्लेयर थे? हाल ही में पॉप वॉटसन का निधन हो गया। ये किस खेल के प्लेयर थे? हाल ही में किस प्ले के प्लेयर थे? पॉप वॉटसन, इनका भी निधन हो गया है। तो पॉप वॉटसन ये एक बहुत फेमस प्लेयर थे और ये बेसबॉल के प्लेयर थे। किसके? बेसबॉल एक प्ले है, उसी के प्लेयर थे ये पॉप वॉटसन। और इनको द बुल के नाम से भी जाना जाता है। किसके? द बुल के नाम से जाना जाता है पॉप वॉटसन, और इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वीडियो के थ्रू केवाईसी को एक्सेप्ट करने वाला कौन सा बैंक बना है? हाल ही में वीडियो के थ्रू केवाईसी को स्वीकार करने वाला कौन सा बैंक बन गया है? तो अभी केवाईसी को स्वीकार करने वाला बन गया है वीडियो के थ्रू कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा? कोटक महिंद्रा बैंक। जी आप ये बताइए, केवाईसी आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। क्या फुल फॉर्म है? नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर आपने सुना होगा। उसका केवाईसी अपडेट नहीं है तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, केवाईसी अपडेट कराना है तो नो योर कस्टमर। ये हर बैंक को अपने कस्टमर्स के लिए करवाना होता है। तो केवाईसी को वीडियो के थ्रू एक्सेप्ट करने वाला बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। उदय कोटक ये इसके एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक है। एमडी एंड सीईओ कौन है? उदय कोटक। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। 2001 में क्या नाम है इसका? कोटक महिंद्रा बैंक की, और इसका कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में। और कोटक महिंद्रा बैंक का टैगलाइन भी याद रखिए। टैगलाइन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक क्या नाम है? क्या टैगलाइन है? तो टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अभी किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अभी किसके साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट ने किसके साथ उसके सामान बेचने के लिए समझौता किया है? तो विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट का नाम आपने खूब सुना होगा। विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट का नाम आपने बहुत सुना होगा। और विशाल मेगा मार्ट के साथ अभी समझौता किया है फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट ने समझौता कर लिया किससे? विशाल मेगा मार्ट से। यानी विशाल मेगा मार्ट में जो सामान मिलते थे उन तमाम सामान की होम डिलीवरी करेगा फ्लिपकार्ट। वो तमाम सामान, वो सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे फ्लिपकार्ट के माध्यम से। वो तमाम सामान, ये जितने भी प्रोडक्ट्स कमोडिटीज़ थे, उन तमाम कमोडिटीज़ प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी के थ्रू बेचे जाएंगे फ्लिपकार्ट से। ऐसा ये समझौता किया है विशाल मेगा मार्ट से फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट की जो स्थापना की थी सचिन बंसल और विनी बंसल ने। विनी बंसल और सचिन बंसल, ये 2007 में हुई थी फ्लिपकार्ट की स्थापना। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और कल्याण कृष्णमूर्ति प्रेजेंट टाइम पर सीईओ हैं फ्लिपकार्ट के। कौन? प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं कौन? कल्याण कृष्णमूर्ति। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट चलिए क्वेश्चन के थ्रू ही लेते हैं। हाल ही में अभी देखिए एक चीज़ समझानी पड़ेगी। जैसे आपको जीडीपी के बारे में पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये पूरा कंट्री का होता है। ये मैं आपको अक्सर बताती रही हूँ, जीडीपी, ठीक है।
जीडीपी ये पूरी कंट्री की होती है, इसी तरह स्टेट्स की होती है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो ये जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये पूरे देश का होता है, और हर राज्य का होता है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो सारे राज्यों की मिलाकर बनती है जीएनपी। सारे राज्यों और यूटीज़ की मिला के क्या बनती है, और पूरी सीमाओं की बॉर्डर्स की मिला के, जो अपने देश की बॉर्डर्स हैं पूरे कंट्री की मिला के बनती है जीएनपी। तो अभी ये जो जीएसडीपी में केंद्र सरकार ने जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का उधार प्रतिशत था वो कितने प्रतिशत बढ़ाया है, तो 3% से 5% तक इसका जो उधार प्रतिशत था ना, जो यानी कि जैसे जीएसडीपी 3% था तो अभी उसे 5%, उसके उधार प्रतिशत को बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के जो 3% उधार 3% उधार प्रतिशत का दर था, अब उसी दर को बढ़ाकर 5% यानी 5% केंद्र सरकार ने कर दिया है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। कैसा लगा आपको मेरे माय डियर फ्रेंड्स? हर वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्यूसिल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमारे साथ रहिए। थैंक यू, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।